सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। जो भी जिस टाइम पे देख रहा हो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम फाइनल चैप्टर पढ़ रहे हैं, मेन मार्केट फॉर्म्स। अब मेन मार्केट फॉर्म्स में क्या है इसको हम से देखते हैं। फॉर्म मीनिंग ऑफ मार्केट। सबसे पहले मार्केट क्या है ये समझते हैं। तो देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ एवरी मार्केट। हर मार्केट के दो एस्पेक्ट हैं, एक है डिमांड और दूसरा है सप्लाई। हम पिछले चैप्टर्स में डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अभी हम समझते हैं सिर्फ मार्केट को। तो मार्केट इज लाइक द नर्वस सिस्टम ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक लाइफ। मॉडर्न इकोनॉमिक जो लाइफ है उसका एक नर्वस सिस्टम है, यानी मेन चीज है मार्केट मॉडर्न इकोनॉमी का। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर कैरी आउट देयर ट्रांजेक्शन ऑफ सेल एंड परचेस थ्रू द मीडियम ऑफ मार्केट। कंज्यूमर और सेलर और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों एक जगह इकट्ठा होते हैं, अपने सेल और परचेस करते हैं मार्केट के माध्यम से। मार्केट रिफर्स टू अ प्लेस वेयर गुड्स आर परचेस्ड एंड सोल्ड। मार्केट एक वो जगह है जहां पर गुड्स खरीदा और बेचा जाता है। बट इन इकोनॉमिक्स द टर्म मार्केट हैज अ वाइडर मीनिंग। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर मार्केट का एक वाइडर मीनिंग है। समझते हैं क्या है। Market refers to the whole region where buyer and seller of commodity are in contact with each other to effect purchase and sale of the commodity. Market एक वो जगह है या वो रीजन है जहां पर बायर और सेलर इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, इसलिए ताकि एक बंदा अपनी कमोडिटी बेच सके और दूसरा बंदा कमोडिटी को खरीद सके। यानी इस हिसाब से मार्केट के कुछ एजेंशियल एलिमेंट हैं, और वो एजेंशियल एलिमेंट है एरिया, मतलब पर्टिकुलर रीजन जहां पर बायर और सेलर इकट्ठे होंगे। और दूसरी बात पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा जहां पर बायर और सेलर का, वो हो गया एरिया। उसके बाद बायर एंड सेलर दूसरा है बायर एंड सेलर। तो बायर एंड सेलर का, बायर का मतलब है वो पर्सन, बायर एंड सेलर शुड बी इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। हाउएवर कॉन्टेक्ट डज नॉट नेसेसरीली मीन फिजिकल प्रेजेंस। फिजिकली प्रेजेंट हो या ना हो, बट दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होना चाहिए, ये है मार्केट। उसके बाद कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट देयर मस्ट बी अ कमोडिटी विच विल बी सोल्ड एंड परचेज्ड अमंग बायर एंड सेलर। कमोडिटी का मतलब वो आइटम, वो कमोडिटी जो खरीदी और बेची जाएगी बायर और सेलर के बीच में। चलिए, मीनिंग कंपटीशन। कंपटीशन मतलब द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन अमंग बायर एंड सेलर इज आल्सो एन एसेंशियल कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट, अदरवाइज डिफरेंट प्राइसेस में बी चार्ज फॉर सेम कमोडिटी। कंपटीशन भी होना चाहिए, क्योंकि यदि कंपटीशन नहीं होगा तो बायर और सेलर डिफरेंट पर्सन से डिफरेंट प्राइजेस चार्ज कर सकते हैं, यानी किसी को महंगा किसी को सस्ता बेचा जा सकता है, यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगा, इसलिए कंपटीशन होना भी जरूरी है। मीनिंग एंड बेसिस फॉर कैरिंग क्लासिफाइंग मार्केट स्ट्रक्चर। मीनिंग and basis of for classifying. तो market structure refers to number and types of firms operating in the industry. कितनी फॉर्म्स या किस टाइप की फॉर्म्स मार्केट में ऑपरेट कर रही हैं, ये उसका क्लासिफिकेशन का बेसिस होगा। तो मेन फैक्टर्स विच डिटरमाइंस द मार्केट स्ट्रक्चर। मेन फैक्टर्स क्या हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि किस तरह का मार्केट होगा। तो नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर, स्मॉल नंबर ऑफ बायर, ऐसे ही लार्ज नंबर ऑफ सेलर, स्मॉल नंबर ऑफ सेलर, इस तरीके से कमोडिटी का एग्जिस्टेंस होता है। देखिए, जैसे नंबर ऑफ बायर एंड सेलर ऑफ ए कमोडिटी इन द मार्केट इंडिकेट्स द इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज्ड बाय देम ऑन द प्राइस। मतलब यदि ज्यादा बायर और ज्यादा सेलर होंगे तो मार्केट जो होगा उसमें इन्फ्लुएंस दोनों का बराबर होगा। इनके सब सिर्फ बायर ही ज्यादा रहा सेलर कम रहा तो बायर का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। यदि सेलर ज्यादा है और बायर कम है तो फिर सेलर का
इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। ऐसे ही however if there is a single seller of commodity then such a seller exercise great control over the price। एक ही व्यक्ति है मार्केट के अंदर, खरीदने वाले ज्यादा है, बेचने वाला एक ही है, तो वहां पर जो सेलर होगा उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, यानी कि जिसकी मात्रा कम होगी वो मार्केट को इन्फ्लुएंस करेगा। नेचर ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी किस टाइप का है? If the commodity is of homogeneous nature that is identical in all respect then it is sold at uniform price। यदि होमोजीनियस प्रोडक्ट है, होमोजीनियस यानी एक जैसा, तो फिर यूनिफॉर्म प्राइस पर बेचा जाएगा। However if the commodity is different nature, different है, जैसे ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट है, then it may be sold at different prices। तो ये अलग अलग प्राइजेस है, एक ही चीज लेकिन ब्रांड अलग है, उनका नेचर अलग है, डिफरेंशिएटेड है प्रोडक्ट, तो फिर वहां पर प्राइस अलग अलग चार्ज हो सकता है अलग अलग ब्रांड का। अगेन इफ कमोडिटी हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है जैसे रेलवे, तो फिर सेलर क्या करता है, अपना हायर प्राइस बायर से चार्ज कर सकता है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, एंट्री और एग्जिट की फ्रीडम कैसी है? उसके बाद नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन हो, नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन कैसा है? इफ द बायर एंड सेलर है परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन देनी यूनिफॉर्म प्राइस, यदि नॉलेज है तो यूनिफॉर्म प्राइस चार्ज होगा, यदि इम्परफेक्ट नॉलेज है तो फिर डिफरेंट प्राइजेस डिफरेंट पोजीशन पर चार्ज होंगे। मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हेन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनका मूवमेंट किस फ्रीली होगा तो फिर यूनिफॉर्म प्राइजेस प्रिवेल करेंगे मार्केट में। अब हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, परफेक्ट और इनपरफेक्ट। परफेक्ट में कोई टाइप नहीं है, लेकिन इनपरफेक्ट में तीन है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। समझते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रिफर्स टू ए मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स डीलिंग इन ए होमोजीनियस प्रोडक्ट एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट। अब ये ध्यान रखना, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर और होमोजीनियस प्रोडक्ट, इसके फीचर्स बहुत ध्यान से याद रखना कि लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर, सेलर भी बहुत हैं, बायर भी बहुत हैं, और प्रोडक्ट कैसा, होमोजीनियस, तो वो प्राइस प्रिवेल करेगा जो मार्केट फिक्स करेगा। यानी ये लोग क्या होते हैं, प्राइस टेकर। परफेक्ट कंपटीशन में जो भी बंदा सेल करता है, सेलर होता है, वो क्या होता है, प्राइस टेकर होता है, प्राइस टेकर। इन द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट सेलर sell a homogeneous product at a single uniform price. The price is not determined by a particular firm but by the industry। एक particular फर्म प्राइस डिसाइड नहीं करती, पूरी की पूरी इंडस्ट्री डिसाइड करती है कि किसी प्रोडक्ट का क्या प्राइस होगा। उसके बाद फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का फीचर क्या है, तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, पहले ही बता दिया। इम्प्लीकेशन क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर हैं तो ये क्या होते हैं, प्राइस टेकर होते हैं, यूनिफॉर्म प्राइस है, और प्राइस कोई भी इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल बायर प्राइजेस को इन्फ्लुएंस नहीं करता, फुलफिल डिसाइड होता है मार्केट सिचुएशन से। होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, 100% आइडेंटिकल प्रोडक्ट होते हैं, कलर, शेप, क्वालिटी सब कुछ, जैसे मोबाइल फोन है। Implication of homogeneous product is that buyer treat the product as identical. Therefore, the buyer are willing to pay only the same price for the product of all the firms in the industry। इंडस्ट्री में जिस जैसा भी प्रोडक्ट है उसके सबके लिए एक जैसा समान प्राइस देना पसंद करता है, ड्यू टू होमोजेनिटी। होमोजेनिटी यानी 100% आइडेंटिकल प्रोडक्ट, कैसे, शेप, साइज, क्वालिटी और कलर में, इन ऑल रिस्पेक्ट। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी बायर हो, कोई भी सेलर हो, कभी भी आ जा सकता है, कोई भी दुकान खोल सकता है और कोई भी दुकान बंद कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं होता एंट्री और एग्जिट का। देखिए, परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर एंड सेलर, क्या कहते हैं ये कि जो बायर और सेलर होता है उनको परफेक्ट नॉलेज होता है इस मार्केट में। इसका इम्प्लीकेशन क्या आता है, इज दैट नो फर्म इज इन पोजीशन टू चार्ज ए डिफरेंट प्राइस। परफेक्ट नॉलेज होने की वजह से कोई भी फर्म एक दूसरे से डिफरेंट प्राइस चार्ज नहीं कर सकती, प्राइस सेम ही उनको चार्ज करना पड़ता है। बोथ बायर एंड सेलर हैव perfect knowledge about the product market।
Seller also have perfect knowledge about the input. Perfect mobility of factor of production. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का परफेक्ट मोबिलिटी होता है, कोई जियोग्राफिकल या ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, वो जब चाहे किधर भी मूवमेंट हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का ऑब्सेंस होता है, यानी कि जीरो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी बायर और सेलर दोनों एक ऐसी जगह इकट्ठे होते हैं जहां पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का ज्यादा एक्सपेंस ना लगे। एब्सेंस ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर हैं, प्रोडक्ट आइडेंटिकल है, बंदा आएगा, सामान देखेगा, लेके चला जाएगा। जस्ट लाइक मान लीजिए सोने चांदी के दुकान का जो बाजार होता है, जिसको सराफा बाजार बोलते हैं, या फिर जो मोबाइल शॉप्स होती हैं, एक पर्टिकुलर एक एरिया में मोबाइल शॉप्स हैं, सारे प्रोडक्ट आइडेंटिकल है, कोई एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं, आदमी पहले से ही ज्ञान की दुकान होता है, सोच के जाता है दादा मेरे को तो सैमसंग लेना है, नोकिया लेना है, या फिर एलजी का मोबाइल लेना है, या फिर गूगल पिक्सल लेना है, या सोनी लेना है, या फिर जियो का लेना है, या आईफोन लेना है, चाइनीज प्रोडक्ट के नाम नहीं लूंगा मैं। तो ये उसको मालूम होता है कि मैं क्या प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, और उस प्रोडक्ट की खासियत क्या है और उसका प्राइस क्या है, क्योंकि वो ऑनलाइन पहले ही सर्च करके सारी ज्ञान की दुकान खोल के ही जाता है वो। अब परफेक्ट कंपटीशन एंड प्योर कंपटीशन क्या है, हम ये समझते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन इज यूज्ड इन वाइडर सेंस एज कंपेयर टू प्योर कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन वाइडर कॉन्सेप्ट है, और प्योर कंपटीशन थोड़ा सा नैरो कॉन्सेप्ट है। प्योर कंपटीशन तब होगा जब तीन फंडामेंटल कंडीशन होंगी। पहला, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। लेकिन जो परफेक्ट कंपटीशन है वहां पर चार चीजें, ये चार चीजें एक्स्ट्रा होंगी, ये तीन तो होंगी ही होंगी, उसके साथ में चार ये एडिशनल होंगी। परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट मोबिलिटी, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और एब्सेंस ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी 7 कंडीशंस हैं परफेक्ट के लिए, प्योर के लिए सिर्फ 3। फर्म इज अ प्राइस टेकर होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। फर्म प्राइस टेकर होता है, यानी मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई डिसाइड करते हैं कि किसी कमोडिटी का क्या प्राइस रखा जाए। यानी यदि प्राइस डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ा लो, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ा लो, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है तो प्राइस कम कर लो। डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन कैसा होता है बेटा? इनफाइनाइट डिमांड कर्व होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। अब दूसरा फॉर्म आया मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है, मोनोपोली डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स मोनोस मींस सिंगल एंड पोलूज मींस अ सेलर, यानी जहां पर सिंगल सेलर हो। मोनोपोली रिफर्स टू मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज ए सिंगल सेलर, where there is a single seller selling a product which has no close substitute, for example रेलवे इन इंडिया एकमात्र सेलर है, उसके आजू बाजू कोई भी नहीं है, तो वो क्या है? मोनोपोली कहलाता है। अच्छा, जब परफेक्ट कंपटीशन था, लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर थे, तो कैसा था? प्राइस में टेकर था। ये बंदा क्या होगा? मोनोपोली वाला प्राइस मेकर होगा, ये प्राइस डिसाइड करेगा, और डिफरेंट क्लास ऑफ सर्विसेज के लिए डिफरेंट क्लास ऑफ चार्जेस ले सकता है। फीचर्स क्या है? सिंगल सेलर, एक ही व्यक्ति सेल करने वाला होगा, पूरा का पूरा मार्केट का कंट्रोल इसी बंदे पर होगा, प्राइस का कंट्रोल भी इसी पे होगा। नो क्लोज सब्सटीट्यूट, कोई क्लोज सब्सटीट्यूट इस पे नहीं होगा, रेलवे का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। रिस्ट्रिक्शन अच्छा, सब्सटीट्यूट मतलब आइडेंटिकल प्रोडक्ट है ना। हाँ, तो तुम बोलो बस एरोप्लेन ये है तो सही सर, लेकिन यहाँ पर क्लोज सब्सटीट्यूट का मतलब है आइडेंटिकल प्रोडक्ट से। रेस्ट्रिक्शन एंड एंट्री एंड एग्जिट, हर कोई मुंह उठा के नहीं आ सकता कि दुकान के लिए अरे यार मेरे को बिजनेस करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एंट्री और एग्जिट दोनों ही रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। मोनोपोली एब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, यानी डिफरेंट से डिफरेंट चार्जेस वसूलता है। लाइसेंसिंग का पेटेंट राइट होता है इनके पास। फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी अलग अलग पर्सन से अलग अलग प्राइस चार्ज होता है। प्राइस मेकर होते हैं ये, प्राइस टेकर नहीं होते। उसके बाद रीजंस फॉर इमरजेंस ऑफ मोनोपोली क्यों?
क्योंकि ए फर्म enjoys monopoly when it is the sole seller of its product and the product has no close substitute. The fundamental cause of monopoly is the barrier to entry. The various reason है गवर्नमेंट लाइसेंसिंग की वजह से कोई दूसरी इंडस्ट्री इसमें नहीं आ रही है। पेटेंट राइट है कि ये प्रोडक्ट इन्हीं का है, ये दूसरे को राइट नहीं बेच रहा है कि तुम भी यूज करो, क्योंकि रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिसर्च, गवर्नमेंट ग्रांट पेटेंट राइट दे देती है। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो अपना खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर लेती हैं, जिससे जीरोक्स वाज फर्स्ट मार्केटेबल ऑटोमेटिक एंड प्लेन पेपर कॉपियर, सो इट वाज ग्रांटेड 15 इयर्स एक्सक्लूसिव पेटेंट, और जेरोक्स ग्राफी कोई दूसरा नहीं कर पाया। कार्टेल यानी एक पर्दा होता है। अंडर कार्टेल some firms retain their individual identities but coordinate their output and pricing policies in order to act as a monopoly. कुछ होती भी हैं आगे पीछे यदि फर्म, तो वो हिडन होती हैं और वो ये शो नहीं करती क्योंकि उन्हें मोनोपोली मेंटेन करना होता है। The firms agree among themselves to restrict their total output to the level that maximizes their joint profit. वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ज्वाइंट ऑपरेशन करती हैं और एज अ मोनोपोली ही आती हैं ताकि वो एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सके। द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ कार्टेल इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज OPEC formed in 1960 that lead to virtual monopoly in the world of market of oil. ऑयल के लिए OPEC एक संस्था बनाई गई थी 1960 में। पावर बूस्टर में इसके बारे में मिलेगा पढ़ने को। कंट्रोल ऑन रॉ मटेरियल पर कंट्रोल होगा। मोनोपोली आल्सो अराइजेस ड्यू टू सोल ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ सर्टेन एजेंशियल रॉ मटेरियल। सोल कंट्रोल होता है तो भी होता है, जैसे एग्जांपल है डी बियर्स कंपनी ऑफ साउथ अफ्रीका कंट्रोल्स अबाउट 80% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन ऑफ डायमंड। डी बियर्स कंपनी जो है वो पूरी दुनिया का 80% कंट्रोल करती है। किसका प्रोडक्शन? डायमंड का। Although the share is not 100%, still it is large enough to exert substantial influence over market. पूरा 100 नहीं है, फिर भी ये इसके पास substantial पावर है कि वो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकती, क्योंकि 80% कोई कम नहीं होता, 100 नहीं होता तो भी। डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली कैसा होता है बेटा? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, डिफरेंट पर्सन से डिफरेंट चार्ज होता है प्राइस। डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली इज निगेटिवली स्लोप्ड as more quantity can be sold at a lower price. कम प्राइस कर देंगे तो ज्यादा क्वांटिटी बेची जा सकती है। फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट आया। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट क्या होता है? तो आफ्टर एग्जामाइनिंग द टू एक्सट्रीम मार्केट, दो मार्केट हमने देखे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो मार्केट है, refers to market situation in which there are large number of firms which sell closely related but differentiated product. एक दूसरे से रिलेटेड प्रोडक्ट तो ये बेचते हैं, लेकिन इनका प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन होता है, जैसे सोप, टूथपेस्ट, एसी एटसेट्रा। प्रोडक्ट एक ही है, लेकिन आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन होता है। मोनोपोली प्लस कंपटीशन इज इक्वल टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी यहाँ पर एक से ज्यादा बायर या फिर सेलर होते हैं। फीचर्स क्या हैं इसके? लार्ज नंबर ऑफ सेलर ज्यादा हैं, बट प्रोडक्ट कैसा है? थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, पहले ही देख लिया अपन ने। उसके बाद हम आते हैं इसमें सेलिंग कॉस्ट भी होती है। इसमें सेलिंग कॉस्ट होती है, चूंकि बहुत एक से ज्यादा फर्म होती हैं, प्रोड्यूसर ज्यादा होते हैं, इसलिए उनको एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना पड़ता है। सेलिंग एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट का एटसेट्रा, इनको करना पड़ता है। आप देखते तो हो कितने ऐड आते हैं, साबुन के कितने ऐड आते हैं, सोप के। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट अंडर फर्म फ्री टू एंटर इनटू एग्जिट। फ्रीडम यहाँ पर भी होती है, कोई भी दुकान खोल सकता है। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? प्रोडक्ट का कंप्लीट नॉलेज नहीं होता बायर को, इसलिए प्राइस डिफरेंशिएशन होता है। प्राइस डिसीजन डिपेंड करता है फर्म टू फर्म। पार्शियल कंट्रोल होता है, फुल तो नहीं होता, लेकिन पार्शियल कंट्रोल होता है। नॉन प्राइस कंपटीशन, प्राइस का कंपटीशन नहीं होता।
कंपटीशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी पर होता है। अब इसका डिमांड कर्व कैसा होता है, इसका भी डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है। अब परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का ये है, आप इसको चाहें तो नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। फिर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डिफरेंस बिटवीन तो आप खुद ही करना में डियर स्टूडेंट। ओलिगोपोली नेक्स्ट मार्केट है। द ओलिगोपोली इज डिराइव्ड फ्रॉम two Greek words, oligi means few and polion means to sell. Oligopoly is a market structure in which there are only a few sellers but more than two of the homogeneous or differentiated product. So oligopoly lies in between monopolistic competition and monopoly. So oligopoly refers to a market situation in which there are few firms selling homogeneous or differentiated product. बहुत कम सेलर होते हैं और वो प्रोडक्ट कैसा बेचते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेचते हैं। एग्जाम्पल क्या है ओलिगोपोली के, जैसे ऑटोमोबाइल, सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम एटसेट्रा, ये भी मार्केट को कंट्रोल करते हैं। डुओपोली इज ए स्पेशल केस ऑफ ओलिगोपोली इन विच देयर आर एग्जैक्टली टू सेलर्स अंडर डुओपोली, सिर्फ दो ही होते हैं। It is assumed that the product sold by the two firms is homogeneous and there is no substitute for it. Example where two companies control a large proportion of market, Pepsi and Cola in the soft drink, Airbus and Boeing in the commercial large jet aircraft market। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। फीचर्स क्या हैं ओलिगोपोली के, फ्यू फर्म्स होती हैं यानी एक से ज्यादा होती हैं पर बहुत ज्यादा भी नहीं होती हैं। ऑटोमोबाइल जैसे इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस भी होते हैं। इंटरडिपेंडेंस मींस दैट एक्शन ऑफ वन फर्म अफेक्ट द एक्शन ऑफ अदर फर्म। ए चेंज इन आउटपुट आर प्राइस बाय वन फर्म इवोक्स रिएक्शन फ्रॉम अदर फर्म्स ऑपरेटिंग इन द मार्केट। जैसे मार्केट कार्स इन इंडिया, कार का प्राइस बढ़ता घटता है मारुति का, तो टाटा का भी चेंज हो जाता है। नॉन प्राइस कंपटीशन का कोई प्राइस रिजिडली रिफर्स टू ए सिचुएशन इन विच प्राइस टेंड्स टू स्टे फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। से कोई फर्क नहीं पड़ता इनको प्राइजेस का। बैरियर्स टू एंट्री, हर कोई नहीं खोल सकता दुकान। लाइसेंसिंग पॉलिसी है, गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ ही यहाँ पर खोला जाता है, इसलिए इनको एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है लॉन्ग रन में। रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट, यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट होती है, प्रचार करना पड़ता है। ग्रुप बिहेवियर कैसा है ओलिगोपोली, देयर इज कंप्लीट इंटरडिपेंडेंस अमंग डिफरेंट फर्म, सो प्राइस आउटपुट एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इसलिए ग्रुप बिहेवियर मीन्स दैट फर्म्स टेंड टू बिहेव एज इफ दे वर अ सिंगल फर्म, फिर भी ये सिंगल फर्म की तरह बिहेव करती हैं इंडिविजुअली। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इनका कैसा होता है, होमोजीनियस या फिर डिफरेंशिएटेड होता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी आपने देखा होगा डिफरेंशिएटेड होते हैं, इम्परफेक्ट। इंटरमीडिएट डिमांड कर्व, इंटरमीडिएट डिमांड कर्व इनका होता है, यानी आप आसानी से ये नहीं बता सकते कि किस तरह का डिमांड है। कंपैरिजन देखोगे तो एक ये कंपैरिजन है, यहाँ से ये चैप्टर फिनिश होता है बच्चों। अब इसमें एक चीज मुझे बताना रह गई जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूं। तो देखो, प्राइस फ्लोर, मिनिमम प्राइस सीलिंग, सीलिंग इसको समझिए। तो प्राइस फ्लोर, मिनिमम प्राइस सीलिंग refers to a imposition of a lower limit on the price of a good by government। प्राइस फ्लोर का मतलब यह है कि लोअर साइड पर गवर्नमेंट एक प्राइस डिसाइड कर देगी जिससे कम प्राइस नहीं चार्ज हो सकता। और प्राइस फ्लोर इज द मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट एट विच सेलर कैन नॉट लीगली सेल देयर प्रोडक्ट। प्राइस फ्लोर इज फिक्स्ड अबव द मार्केट डिटरमाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस। Price floors are used by the government to prevent prices from being too low।
जैसे गवर्नमेंट गेहूं, चावल, व्हीट, राइस, इनका एक फिक्स कर देती है प्राइस कि यदि किसानों से आप ये प्रोडक्ट खरीद रहे हो, इस तरह का कोई भी प्रोड्यूस खरीद रहे हो, तो आप इससे कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड कर देती है, उससे कम पर आप वो प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते। तो प्राइस फ्लोर, मिनिमम प्राइस सीलिंग, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है या फिर मिनिमम वेज लेजिस्लेशन कहा जाता है। इफेक्ट ऑफ प्राइस फ्लोर, इसके बाद चलिए कंप्लीट होता है मार्केट चैप्टर भी। थोड़ा बहुत हम इसमें और देख लेते हैं कुछ। परफेक्ट कंपटीशन में हम चलिए एंड करते हैं ये लेक्चर को। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर कंप्लीट होता है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट। थैंक यू।